हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्की इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अमर सर। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने जीवांश खाद्य पढ़ लिए, उर्वरक पढ़ लिया, मौसम एवं जलवायु पढ़ लिया, उसके पहले के मृदा उत्पादकता और उर्वरता पढ़ लिया, लवणीय क्षारीय मृदा। काफ़ी सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए आ रहे हैं। तो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देखते हुए आप भी उसी तरह से हर चीज़ को नोट्स बना के, हर चीज़ को रिटेन करते हुए लिखते चलें। तो अपन बात करें आज सिंचाई या सिंचाई इरिगेशन कहते किसे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहते किसे हैं सिंचाई। आपको पता है लगभग पौधों के लिए 90 से या 95% पौधों किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होते है। सिंचाई पौधों को आर्टिफिशियल तरीके से या कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया ही क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। क्वेश्चन बन जाता है सबसे इसमें से कौन सी सिंचाई सबसे बेस्ट मानी जाती है, या फिर सरफेस विधि कौन सी है, या सिंचाई के साधनों में बात करें तो रहट, चरस, ढेकली आपने सुना होगा पहले। जब पहले अभी तो ये क्या है, समरसेबल वगैरह होगी पहले, लेकिन आपके उस समय काफी दिनों पहले की बात करें, उस समय ये कुछ नहीं था। उस समय क्या है, ढेकलियां चलती थी, चरस चलते थे और रहट होते थे, ये इसके अंतर्गत होते थे। तो अपन सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है जैसे कि अभी आजकल आधुनिक क्या है, ड्रिप इरिगेशन आ गया। ड्रिप इरिगेशन में कितनी एफिशिएंसी होती है और स्प्रिंकलर के अंतर्गत कितनी एफिशिएंसी है, सबसे ज्यादा कौन सी उपयुक्त मानी जाती है, फल के लिए, फल वृक्ष और झाड़ के लिए कौन सी मानी जाती है, बहुतायत मात्रा में कौन सी मानी जाती है, जैसे कि चेक बेसिन या क्यारी विधि लगभग बहुतायत भारत के अंतर्गत सर्वाधिक यूज करी जाती है। जिसमें अंदर वहां पर पानी की कमी हो, बिल्कुल उसमें पानी या सूखा क्षेत्र की कमी होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन सी मानी जाती है? ड्रिप विधि या इरिगेशन मेथड या स्प्रिंकल सिस्टम विधि, जिसमें क्या है पानी की बहुत कमी हो, वहां पर ये अपनाए जाते हैं। तो अपन इसके अंतर्गत सिंचाई में ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर और सामने वाले को ध्यान पड़ जाना चाहिए कि एग्जामिनर अपन ने किस तरह से कैसे बनाए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अपन एक एक चीज को, क्या सिंचाई होती है, कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, और सरफेस विधि, अधो सरफेस विधि, मटका विधि, थाला विधि, फरो विधि, इनको सबको एक एक चीज को अपन अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं अपन परिभाषा की। होती क्या है? परिभाषा फसलों व पौधों की वृद्धि के लिए फसलों व पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल या कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई या इरिगेशन कहते फसलों व पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से दिया गया जल या कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया ही क्या कहलाती है? सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। आगे बात समझ में? कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर इन क्रॉप फॉर पर्पस द डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड क्रॉप। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसी को हिंदी में बात करें अपन, फसलों व पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया ही क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। ठीक है, आगे बात समझ में?
एक बात लिखना, कहा गया है कि जल ही जीवन है। कि जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन अधूरा है। कहा गया है या कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल बिन सब पेड़, जल बिना पेड़ सब सून। जल बिन जल बिन सब सून। जल के बिना ही जीवन है, जल के बिना सब सूना सूना ही होता है। आगे लिखना, पेड़ पौधों में लगभग पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में लगभग 84 से 99%, 84 से 99% जल पाया जाता है। प्रतिशत जल होता ठीक है। आ रही बात समझ में, परिभाषा समझ में आ गई। पौधों व फसलों व पौधों की वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। जल के बिना जीवन अधूरा है, जल के बिना सब सूना सूना है। पेड़ पौधों में लगभग 84 से 99% क्या होता है? जल पाया जाता है। कितना? 84 से 99% जल पाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ। और लिखना है क्या? बस अब लिखना सिंचाई का महत्व। हेडिंग है सिंचाई का महत्व। नंबर 1, जल प्रोटोप्लाज्म। किसका? प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है। जल प्रोटोप्लाज्म का मुख्य अवयव होता है। जल होता है वो प्रोटोप्लाज्म होती है, एक झिल्ली होती है, उसका मुख्य अवयव होता है कौन? जल। पौधों की कोशिकाओं में पौधों की कोशिकाओं को स्फूर्ति अवस्था या बोलते हैं इसको टर्जिडिटी, स्फीति या टर्जिडिटी, स्फीति अवस्था या टर्जिडिटी बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। या पौधों में रखने के लिए। आ रही बात समझ में? स्फीति मतलब उसकी फुर्ती, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी मतलब बोले तो उसको क्या है? हरा भरा बनाए रखने का कार्य भी कौन कर सकता है? जल या सिंचाई करते हैं। या पौधे की कोशिकाओं के अंतर्गत उसमें क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें तंदुरुस्ती, ताजापन बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? जल। आ रही बात समझ? यह किसका अवयव है? प्रोटोप्लाज्म का। सेल
मनुष्य की भी सेल्स हो, आप अपने ऊपर डिपेंड करके चलो, अपन को पानी ना मिले तो किस तरह का हो जाता है, मुंह सूखने लग जाता। उसी प्रकार पौधे की कोशिश, अपन को पानी मिल जाए आराम, इनको भी पौधे में पानी मिल जाता है। टर्जिडिटी या स्फीति अवस्था, मतलब तंदुरुस्ती या हरा भरा रखने की अवस्था भी किसमें होती है, जल के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसका महत्व था नंबर 2। नंबर 3 की बात करें, पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाएं। पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में किसे आवश्यक है, जल। प्रकाश संश्लेषण या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अगला बात करें वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन। कौन कौन सी क्रिया होती हैं, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि में जल की आवश्यकता होती है। आदि में जल की आवश्यकता होती है। नंबर 4, अगले महत्व, बीजों के अंकुरण बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए और जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है कौन, जल। जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए, मतलब किस क्रिया से कार्य करते हैं, किससे नहीं करते हैं, उन सब के लिए आवश्यक होता है कौन, जल। ठीक है, आगे बात समझ में। पहला पॉइंट क्या है, यह प्रोटोप्लाज्म, एक प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर, पौधे के अंदर होता है, उसका मुख्य अवयव कौन होता है, जल होता है। पौधों की कोशिका, सेल, कोशिकाएं के अंतर्गत स्फीति, तंदुरुस्ती, हरा भरा बनाए रखने, फुर्ती बनाए रखने का कार्य कौन करता है, जल करता है। इसकी जैविक क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन आदि में भी जल की आवश्यकता होती है। बीजों के अंकुरण के लिए, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए, अंकुरण, बीज जर्मिनेशन, सीड अंकुरण के लिए आपको पता है, ऐसे तो है नहीं बीज लिया और डाल दिया, है ना। बीजों के उगने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पर मॉइस्चर, नमी, पानी, जल उपलब्ध होना चाहिए। किसके लिए, अंकुरण के लिए, तभी तो बीज अंकुरण होगा। और बात करें पोषक तत्वों उपलब्धता, पोषक तत्व पड़े तो हैं, लेकिन पड़े पड़े क्या करेंगे, उनको लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए, जल। ठीक है, और निचले वाले ऊपर पहुंचने के लिए किस माध्यम से, जल के माध्यम से पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसलोकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। तो जल एक मुख्य आवश्यक तत्व होता है या मुख्य अवयव होता है किसको, पोषक तत्वों की उपलब्धता को पहुंचाने के लिए। जीवाणुओं की क्रियाशीलता, जी है, किसी भी मतलब डिकम्पोजिशन, किसी भी जीवाणुओं को एक्टिनोमाइसिटीज हुआ, बैक्टीरिया, उन सब के लिए क्रियाशीलता में कौन भाग लेता है, जल प्रमुख भाग लेता है। ठीक है, आगे बात समय। अब बात करें इसमें सिंचाई के स्रोत।
हेडिंग है, लिख लिया, ये नोट कर लेना सारी चीजें, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और यहां तक आगे चलें। सिंचाई के साधन या सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत क्या क्या के सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन या सिंचाई के स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में बात करें, नंबर 1 प्राकृतिक स्रोत। प्रकृति के द्वारा क्या हो सकता है हमारे साथ प्राकृतिक स्रोतों में, ओनली वर्षा या रेनफॉल, ठीक है, इसी से तो सिंचाई या इसी से तो इरिगेशन हो सकती है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत। नंबर 2 पे बात करें, कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत कृत्रिम रूप से क्या हो सकते हैं, नहरें, कुएं, तालाब, झीलें। नहरें, कुएं, तालाब, झीलें और क्या होगा, नहरें, कुएं, तालाब, झीलें, नलकूप। आजकल ट्यूबवेल वगैरह वो मोटर वगैरह वो भी सिस्टम हो गया ना, नलकूप आदि। ये होते हैं सभी, क्या होते हैं, सिंचाई के कृत्रिम स्रोत। नहरें, कुएं, तालाब, झीलें, नलकूप। आपसे पूछ लेने इनमें से कृत्रिम रूप से जल देने के लिए कृत्रिम स्रोत कौन सा है। नहरें होती हैं, ऑप्शन में कुआं आ गया, तालाब आ गया, झीलें आ गई, नलकूप आ गए, तो ऑल ऑफ दीज भी होगा वहां पर, तो क्या होगा ऑल ऑफ। या फिर आपसे पूछ नहीं है तो क्या करना है, तुम्हारे को ध्यान रखना है कृत्रिम स्रोतों में नहरें, कुएं, तालाब, झीलें, बावड़ियां भी होती हैं, बावड़ियां भी होती है। बावड़ियां आज के पहले चलती थी, उसमें क्या होता था कि गोल टाइप में उसको नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों वाइज स्टेप बाय स्टेप चलते थे अपन, स्टेप कुएं के अंतर्गत स्टेप बाय बिल्कुल उससे लेके आ जाते थे बावड़ियां, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सिंचाई के साधन। अगला हेडिंग है सिंचाई के साधन। आपने सुना होगा पहले जमाने में चलते थे ढेकली, चरस, बेड़ी, तो इसमें हस्तचालित, नंबर 1 हस्तचालित यंत्र। सिंचाई के साधन जो कि हस्तचालित हाथों द्वारा, ढेकली व बेड़ी। कौन सा, ढेकली व बेड़ी, ठीक है। कौन सा होता था, ढेकली व बेड़ी। दूसरा तो है पशु चालित। अब तो कहां निकलते हैं, पहले चलते थे पर, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं। पशु चालित होता है चरस और रहेट, चरस और रहेट, ठीक है, ये होता है पशु चालित। नंबर 3 पवन चालित। पवन चालित, पवन हवा से कौन चलती है, पवन चक्की, ठीक है, कौन चलती है, पवन चक्की। नंबर 3 लास्ट में शक्ति चालित है, पावर से, लाइट वगैरह शक्ति से चालित, जिसमें आता है डीजल पंप या विद्युत पंप। डीजल से भी चल सकते हैं, पंप और विद्युत पंप, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत हो गए हस्तचालित, ढेकलियां होती थी, बेड़ी होती थी, पशु चालित चरस, रहेट, पवन चक्की, पवन चालित, और शक्ति चालित होती है डीजल पंप और विद्युत पंप, ठीक है, नोट करो ये चीजें।
बाकी अगली क्लास के अंतर्गत अगला यहाँ से एक एक चीज़ अपन पढ़ेंगे विद डायग्राम के साथ। डेकली क्या होती है, चेरस क्या होता है, रेट क्या होता है, बिल्कुल ठीक है। ओके।